क्या हो, कोई समस्या है क्या? चलिए बताइए क्या क्या पढ़े थे आप लोगों का चेहरा क्यों उतरा? कोई बात हो तो बताओ भाई। नहीं सर, इतनी देर से पढ़ रहे थे इसलिए चेहरे कम से कम एनर्जेटिक रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। कोई समस्या हो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा मैं देख लूँगा, ठीक है? इतना तो भगवान इतना सामर्थ्य दिए हैं, प्रभु इतना सामर्थ्य दिए हैं कि समस्याओं से इतना डरने वाले नहीं हैं। बाकी मुझे अपने काम करने से मतलब है, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप लोग इतना निश्चिंत रहे कि आप लोगों के साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। जितना पढ़ाएंगे बड़े ईमानदारी से आप जाके पेपर आप उठा के देख लेना, अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो कहना। आप यूपी स्पेशल पढ़ाए थे, आप उठा के पेपर देखिए, क्या क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिला आपको? आप लोगों से बात कर रहे हैं, बताइए चरण जी, आप चरण नाम है ना आपका पीछे? आप क्या नाम? हाँ बीरपाल। चरण आपका नाम है ना? अच्छा चला गया, आए थे चले गए। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना? नहीं सर, ये वाली क्लास ही नहीं पढ़ी, साइंस टाइप नहीं पढ़ी। साइंस टाइप वाली क्लास नहीं पढ़ी सर। अच्छा, एक क्लास नहीं। तो चलिए, तो क्या क्या हो चुका तो बताइए। तेज प्रताप आप ये शुरू करते हैं। समष्टि और व्यष्टि पढ़ाइए, ठीक है? तो समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और माइक्रो दोनों में क्या डिफरेंस है? चेहरा उतार के मत पढ़ाइए, ठीक है? एनर्जी के साथ पढ़िए। और सर कल पीडीएफ नहीं आया। हाँ हाँ भूल गया तो मेरे दिमाग में। ठीक है ठीक है। क्या मतलब नोट्स का पीडीएफ की जो कल मैंने रिसर्च किया? हाँ हाँ अभी सेंड कर दें, क्लास खत्म होने के बाद कर देंगे। आप निश्चिंत रहें, जो मैं कमिटमेंट करूँगा वो पूरा होगा, ठीक है? आप इसके बारे में चिंतित मत होइए, ठीक है? आइए, तो समष्टि और व्यष्टि बताइए अंतर क्या है? अच्छा आप नहीं है, चलिए बताए। जो लोग आए थे आप बताएं, आप बताएं। हाँ व्यापक स्तर पर, जैसे समष्टि है उसमें राज्य के स्तर पर, और जो व्यष्टि है वो परिवार है और समष्टि क्या होगा किस पे? सर राज्य के, जैसे राजकोषीय नीति हुआ, बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, ठीक है? इन सब सारी चीज़ें, ठीक। और व्यष्टि मतलब सिंपल सी बात है, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत होता है, ठीक है? व्यक्तिगत मतलब किसी इकाई लेवल, किसी इकाई लेवल। अभी गए आपकी क्लास है? हाँ एक इकाई का, ठीक है? तो और क्या हुआ था? हाँ एक चीज और बताइए, विकास और समृद्धि। विकास क्या होता है? थोड़ा रिवीजन कर लिया करिए आप, नोट्स थोड़ा बहुत जाके पलट लिया करिए, ठीक है? विकास बताइए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया था, बताइए है? विकास क्या होता है? ये एग्जाम्पल दे रहे हो? एग्जाम्पल है? लिखवाए नहीं थे क्या? लिखाए थे? आप लोगों ने कहा नहीं बताया था, अगर कहिएगा तो लिखवा देंगे, बाकी मैंने मौसम में बताया था। विकास मतलब होता है कि होलिस्टिक लेवल पर। क्या हो? होलिस्टिक, जैसे समाज में गरीबी है? कि आपको भी जाना अरे नहीं जाओ, अरे ऐसे ही हमने कह दिया। मुझे आप लोगों के ऊपर देखो, मुझे आप लोगों के ऊपर बिलीव है, ठीक है?
बाकी इतना निश्चिंत रहे, सच में मैं बता रहा हूँ कि बहुत वर्क करके आता हूँ यहाँ खड़ा हूँ, तो इतना तो आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा। और जितना बताएं, अब किसी का पहले से आप रेडी माइंड सेट बना हो तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर किसी का पहले से माइंड सेट है। अगर आप दिमाग को कहीं और रख के पढ़ेंगे, यहाँ फ्री होकर क्लास में बैठेंगे, तो मेरी गारंटी है कि इससे बेहतर क्लास नहीं होगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। और जितना आसान शब्दों में मैं पढ़ा दूंगा उतना आप जाके किताब में पढ़ते रहिए। PDF बांटने की बात हुई, वो भी मेरे पास साधन है, अगर आप कहोगे तो PDF भी बांट सकते हैं, लेकिन रही बात जो कॉन्सेप्ट की वो समझ नहीं पाओगे। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि कितना आसान शब्दों में आपको चीज़ें डिलीवर करें, ठीक है। बाकी किताब तो है ही है, किताब में आसान चीज़ें नहीं है, उसमें टफ है, उसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए, विकास और समृद्धि। समृद्धि मतलब क्या होता है? समृद्धि जैसे चलिए उमेश जी आप बताएं। एकदम सही आपने बताया। क्वांटिटी कौन होता है? फिर से ध्यान दीजिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कौन होता है? क्वांटिटी कौन होता है आप बताएं, आप तो कल क्लास में थे। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। मात्रा क्या हो सकता है? जीडीपी क्या करता है? ग्रोथ करता है ना, 1%, 2%, 3%। लेकिन विकास तो माप सकते हैं आप, विकास का कोई माप है? विकास का सिर्फ क्या होता है? गुण बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? गुण। जैसे मान उमेश जी हैं, ठीक है, उमेश जी के बारे में अगर कोई कह दे तो उमेश जी का गुण बताइए, तो आप उमेश का क्या गुण बताएं? उमेश लगातार कंटिन्यू क्लास में आते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग कहाँ गायब हो गए? चलिए बताइए, विकास और समृद्धि आप लोग क्लास में थे, बताइए सारा जी आप बताइए। विकास और समृद्धि दोनों में क्या अंतर है? जैसे क्या? आर्थिक समृद्धि में क्या है? आप बताइए रचना जी, आप बताइए। और कोई एग्जाम्पल? चलिए लांसी जी आप बताएं, विकास क्या होता है? समृद्धि तो ठीक है, इन्हें हमने बताया, क्लास में बैठिए बताइए विकास क्या होता है? आप इस क्लास में किस उद्देश्य से बैठे हो? समृद्धि के लिए कि विकास के लिए? बताइए, आपके क्लास में बैठने का उद्देश्य क्या है? एक बताए थे सतत विकास, ठीक है, सतत विकास, और एक बताए थे, क्या बताए थे? समावेशी विकास। दोनों में क्या अंतर है? सतत विकास और समावेशी विकास। सब बताए हुए हैं। उसके बाद समस्या ये है ना कि आप लोग क्लास में पहले से ही माइंडसेट बना के पढ़ोगे तो चीज़ें कैसे समझ में आएगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बेकार और अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है आपका दिमाग किस पॉजिटिव वे में चल रहा है, नेगेटिव वे में चल रहा है कि पॉजिटिव वे में चल रहा है, मैटर ये करता है, ठीक है। आप नकारात्मक ऊर्जा लेके क्लास में बैठेंगे तो कोई चीज़ आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं, आई एम श्योर, निश्चित है। अगर आप पॉजिटिव दिमाग लेके क्लास में बैठेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आसान से आसान तरीके से आपको समझाना। मेरा प्रयास यही रहेगा, आप कितना समझ पाते हैं ये आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, महात्मा तो हूँ नहीं कि घोर के पिला,
बस मेरा जो एफर्ट रहेगा मैं उसी को लगाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चलिए, विकास, समृद्धि, ये सब सारी बातें बताए थे। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए तो फिर से जाके आप एक बार वो भी अपना नोट्स रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक वही है। पहले तो अर्थव्यवस्था की भूमिका बताए थे। अर्थव्यवस्था की भूमिका में अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया था, कितने पार्ट में? 3 में। कौन कौन? और मिक्स। ठीक है, मिक्स जिसको बोलते हैं। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, इकोनॉमिक्स के कितने क्षेत्र थे? 5 क्षेत्र। ठीक है, वैसे अमूमन 4 होता है, लेकिन 5वां क्षेत्र, जैसे आपने उसका द्रव का कई सारे एरिया पढ़ा होगा ना, कि द्रव के कई सारे पार्ट में उसका होता है। ठीक, तो ऐसे अर्थव्यवस्था का एक स्टैंडर्ड ग्रुप आ गया है, चौथा और 5वां सेक्टर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चौथे सेक्टर में क्या है? नॉलेज। ठीक है, और 5वें सेक्टर में क्या है? पॉलिसी मेकर। ये मत बोलिएगा IAS। ठीक है, पॉलिसी मेकर। अब पॉलिसी मेकर पे कोई बैठ सकता है, जैसे आप भी बैठ सकते हैं या किसी कंपनी के CEO भी बैठ सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं गोल्डन कार्ड। क्या बोलते हैं? गोल्डन कार्ड। और ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ, व्हाइट कलर भी होता है। व्हाइट कलर किसको बोलते हैं? उनको गोल्डन कलर बोलते हैं। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ हद तक करते हैं देश में विकास के पर्पज से। ठीक है, नए नए इन्वेंशन करते हैं, और साइंटिस्ट भी अपनी कंपनी, कोई ना कोई कंपनी अपना डालता है। जैसे भारत में बहुत सारी दवा कंपनियां हैं, उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है फाउंडर कोई साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो अगला आज टॉपिक है नेशनल इनकम। क्या है? राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम। पहले तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। पहले आप इन लोगों से समझते हैं। ठीक है, आसान तरीके से। इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? इनकम सिंपल सा मतलब है कि जैसे आय। ठीक है, आय क्या होता है कि आप अगर कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है? घर से कुछ पैसे मिलते हैं खर्च चलाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कि आपको मिलता है? कितना मिलता है? आपको कितना पैसा है? ऐसा है कि आपको कुछ मिलता है? आपका इनकम है कि? अच्छा, ठीक। जैसे मान लो किसी कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसके लेते हैं, कोई एम्प्लॉई है और उसको मंथली में सैलरी मिलता है। ठीक है, वो क्या होता है? उसका इनकम होता है। ठीक, अब वो जो इनकम आता है, वो इनकम ऐसे फ्री में तो कहा नहीं जाता, उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो कि नहीं? फ्री में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी जो है दिमाग ठंडा करके नहीं पढ़ते। दिल्ली जाके 2 लाख 2.5 लाख रुपए दोगे तब वहाँ दिमाग ठंडा रहेगा। आप वहाँ 1 to 1 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तो बहुत सारी आज़ादी होती है। तो नेशनल इनकम के लिए कई सारे टूल्स हैं, या कह सकते हैं कई सारे पिलर हैं नेशनल इनकम निकालने के। ठीक है, उसमें पहली बात तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले नेशनल इनकम, या कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की अनुमान कौन लगाया, या किसने बताया था कि राष्ट्रीय आय कितनी है, और कौन बता सकता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 20 रुपए प्रति व्यक्ति अनुमान लगा। कितना? 20 रुपए। सोच लो कब लगाया था दादा भाई ने? 1968 में। उसके बाद ये अनुमान तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया,
लेकिन ये इनका कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं था। क्या नहीं था? रिसर्च नहीं था। 1868 ठीक। तो इसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च नहीं किया था, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी करने आ जाते हैं और उनको तैयारी के बारे में कुछ नहीं पता, बस आ जाते हैं नाम सुन के कि हाँ मुझे IAS बनना है, PCS बनना है। ना तो सिलेबस पता रहता है, ना तो क्वेश्चन का पैटर्न पता रहता है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है आगे। सेम उसी तरीके से थे। दादा भाई नौरोजी ने एक अनुमान लगाया कि लोगों की इनकम कितनी है, 20 रुपये। लेकिन इसके बाद एक अलग तरीके से 1948 और 49 में एक कमेटी गठित हुई। एक बता दीजिए, देखिए क्लास पढ़ाते समय बोला मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, ये मेरा रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। 1948 और 49 में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम क्या था और उस कमेटी के एक अध्यक्ष थे, कौन थे, कौन बता सकता है? एकदम सही, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस इन्होंने अपनी रिपोर्ट कर दिया। ये अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में नहीं, 1951 गठन हुआ। कौन बोला था? है? ये कमेटी गठित हुई थी और 1951 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। स्वाभाविक सी बात है, कमेटी गठित हुई तो तुरंत तो रिपोर्ट कोई ले नहीं देगा। इसके लिए बाकायदा रिसर्च करना पड़ता है, डाटा पे काम करना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ बाहर आता है, ठीक है। 1991 और उस समय भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान पता कितना होगा? कौन बता सकता है? उस समय भारत का टोटल राष्ट्रीय इनकम कितना था? 8,650 के आसपास, आगे पीछे थोड़ा डिजिट हो सकता है। 6,850 करोड़ रुपए। कितना? 6,850 करोड़ रुपया। लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना था? 246.9 रुपया। कितना? 246.9 रुपया। क्या हुआ? आप लोग क्यों हंस रहे हो? क्लास में मजा ना आए तो भी बताया करो, कोई समस्या हमसे हो व्यक्तिगत हो तो भी बता दिया करो, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। मैंने कितनी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, अगर ना समझ में आए तो भी बताया करो, लेकिन क्लास में पढ़ाते समय क्या है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। किसी दिन भविष्य में भगवान न करे यहाँ खड़ा होना पड़े, जिस दिन खड़े हो जाओगे ना, बता रहे हैं अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, नहीं बता पाओगे, गारंटी में बोल रहा हूँ। जिस दिन यहाँ खड़ा होके और सारे लोगों से कह दे कि सिर्फ अपना एड्रेस बता दो, एड्रेस नहीं बता पाओगे। यहाँ खड़ा होना आसान चीज़ नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा वर्क करके कोई खड़ा होता है। तो कम से कम उस व्यक्ति का नहीं, उसके वर्क का कम से कम रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर उसके वर्क का रिस्पेक्ट करेंगे तो भविष्य में आप भी अच्छे जगह जाओगे। तो क्या है कि राष्ट्रीय इनकम सबसे पहले कौन बताया था? दादा भाई नौरोजी। कब बताए थे? 1868 में उन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय कितनी? 20 रुपए। और ये PCS में क्वेश्चन बना हुआ है प्रीलिम्स में। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये कोई रिसर्च लेवल पे था नहीं, लेकिन इसके बाद एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। और कब गठन किया गया था? 1948-49 में, ठीक। और रिपोर्ट कब दिए थे? ये 51 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। और भारत के इनकम का ये डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 8,650 ये पूरे भारत के इनकम का बताए थे, प्रति व्यक्ति का नहीं। और व्यक्ति के लेवल पे कितना था? 246.9 रुपया। क्या? 246.9 रुपया। आज के समय में 246 रुपया लेके चले जाओ
और उसके बाद कहानी खत्म। एक थी वो, कभी वो कोल्ड कॉफ़ी पियो आप? कोल्ड कॉफ़ी कितने का आता है? 1000 रुपये का आता है। कभी लखनऊ जाओ तब पियो, 1000 रुपये का आता है। मैंने पिया। अरे आप कहाँ पे पिए? स्टारबक्स में गए थे? तो जाओ वहाँ तो पता लगेगा। तो चाय तुम जाके झोपड़ी में पियो और चाय जाके ताज में पियो, दोनों का लेवल होता है, ठीक है। झोपड़ी में चाय 5 रुपये की और ताज में 150 रुपये, हो सकता है 500, लेकिन मैं ताज में नहीं गया है। तो उस टाइम इनकम इतना, ठीक है। अब आते हैं आगे आधुनिक समय में। आधुनिक समय में धीरे धीरे इसका निकालने का, राष्ट्रीय इनकम निकालने का मापन अलग अलग पिलर बने। क्या क्या बना? पहला बना इसका जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर उसके बाद कौन सा था? जीडीपी, जीएनपी, एक और एनडीपी। क्या है? एनडीपी नहीं, एनएनपी, एनएनपी, एनडीपी, एनडीपी दूसरा होगा, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी एक एक करके समझेंगे, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। उसके बाद एक और बताएंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? और इस जीडीपी में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसमें जो है 2 तरीके से होता है। एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है। क्या होता है? एक होता है रियल निकालने का तरीका, एक होता है नॉमिनल। जाओ हम कहाँ पकड़ेंगे किसी और किसी जाना हो तो जा सकता है, तो मुझे कोई प्रश्न नहीं है। जिसको जाना हो जा सकता है, खुला दरबार है। जो रहेगा उतने एनर्जी उतने एफर्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक। जीडीपी। अब आते हैं जीडीपी पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जीडीपी में क्या करते हैं, जीडीपी में कंसीडर कैसे करते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, आप इसको कंसीडर कैसे करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसका डेफिनेशन कौन बता सकता है? बताइए, आप बताएं, आप बताइए जीडीपी का। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या होता है? कितने से? 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। और किसी जाना हो तो बताओ भाई। सर यही लोग ही जाएंगे और नहीं और कोई नहीं जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना रहोगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। बस मेन चीज़ है दिमाग आपका यहाँ, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो जीडीपी क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष जो सेवाएं और उत्पादन, सेवा और या जो प्रोडक्शन होता है आपके भारतीय सीमा के अंदर, उसी को कंसीडर करते हैं। अब वह चाहे भारतीय कंपनी हो, चाहे भारतीय व्यक्ति हो, चाहे विदेशी व्यक्ति हो, क्या होगा? चाहे वह भारतीय हो और चाहे वह विदेशी हो, लेकिन कंडीशन यह है कि आपके सीमा के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके सीमा के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले आप म्यांमार में जाके कोई कंपनी लगाए आपको जीडीपी में कंसीडर हो, उसके लिए भी टेक्निक है, उसके लिए भी तरीका है, वो कब कंसीडर होगा, किसमें कंसीडर होगा, तो उसके लिए भी है। तो जीडीपी का कहने का मतलब है एक वित्तीय वर्ष आपकी सीमा के क्षेत्र के अंदर, भारतीय सीमा और समुद्री सीमा कितना होता है, कौन बता सकता है? कितना नॉटिकल में बताइए, आप बताएंगे। 200, देखो 200
नॉटिकल मील, इस समुद्री सीमा ठीक है 200 नॉटिकल मील, इसके अंदर और जो है पृथ्वी मतलब कह सकते हैं लैंड, ये जो आपका लैंड है जो पूरा एरिया और समुद्री सीमा को मिला के एक वित्तीय वर्ष में जितना सेवाओं का और उत्पादन का उपभोग या कह सकते हैं जितना आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को जीडीपी में कंसीडर करते हैं। उससे जो इनकम होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिएगा कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है। अब वो क्या करेगा, सेवा दे रहा है तो मान लो उसका एक इनकम ज़्यादा होगा, वो टैक्स देगा और प्लस क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, सामान को खरीदेगा कि नहीं? अरे सामान को डॉक्टर ही नहीं खरीदेगा, सामान को तो हम लोग भी खरीदते हैं नहीं। और जब एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी प्रोडक्ट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। क्या करता है? डिमांड और सप्लाई। कोई भी प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसका डिमांड होगा, अगर डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। ठीक है भाई, फालतू का कोई क्यों पैसा लगाएगा, फालतू का कोई क्यों पैसा लगाएगा भाई, डिमांड होगा तभी तो। मान लो अगर कोई एक शूज़ है, मुझे नाम नहीं, बादशाह पहनता है, बादशाह का सिंगर है भाई साहब, उसका करंट प्राइस 23 लाख रुपये है, पता है नहीं शूज़ का, उस शूज़ का नाम मुझे नहीं याद है, करंट में उस शूज़ का 23 लाख रुपये है, और जब वो लिया था तो 6.5 लाख रुपये। और वो शूज़ जो है, जूता आर्डर दे के बनाया जाता है, उसका कॉपी जैसे क्या होता है, जैसे कुछ घड़ियाँ भी होती हैं, घड़ियाँ सलमान खान पहनता है घड़ी, बहुत महंगी घड़ी, वो ऐसे नहीं बन जाता, उसको आप ऑर्डर देंगे तब कंपनी वाला बनाता है। बहुत सारी। तो क्या है कि मतलब कोई भी चीज़, ठीक, जीडीपी के अंदर इतनी बात समझ में आएगी, कोई कंफ्यूजन बताइए, क्लियर हुआ तो एक वित्तीय वर्ष में सेवा और उत्पादन से जितना इनकम हो रहा है, चाहे विदेशी के द्वारा जो भी कर भारत में लगा, चाहे भारतीय द्वारा, उससे जो भी इनकम हो रहा है वो जीडीपी में कंसीडर होगा। ठीक है, जीडीपी में कंसीडर होगा। अब दो चीज़ है जीडीपी में, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी निकालने के लिए एक आधार वर्ष होता है। क्या होता है? आधार वर्ष। और इस समय वर्तमान में आधार वर्ष कितना है, कौन बता सकता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 10-11 बता, इतना बेसिक चीजें आप लोगों को नहीं पता है। आधार वर्ष कोई घोषित करने के पीछे भी कारण होता है कि किसी को ऐसे आधार वर्ष नहीं बना देते। अभी रिसेंट में आधार वर्ष बदलने वाला है, अभी नाम मतलब मांग चल रहा है, डिमांड अभी बदला नहीं है। 11-12 नाम सुने हो नहीं आधार, उसके पहले कितना था? 4 था। 11-12 को आधार वर्ष का घोषित किया गया सन 2015 या 16। ये आधार वर्ष, इसके पहले कौन सा था? 2004 और 5। ये आधार वर्ष के पीछे कारण होता है, ये आधार वर्ष ऐसे नहीं लाया जाता। देखो रियल जीडीपी कंसीडर कैसे करते हैं, रियल जीडीपी कंसीडर करने के पीछे जैसे आधार वर्ष 2012 कुछ प्रोडक्ट रहा होगा उस समय, मान लो 100 प्रोडक्ट, ठीक, 100, और उस टाइम 100 प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा, कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन ले लिया, सैमसंग फोन उस टाइम भी था, आज, ठीक है, सैमसंग फोन था उस टाइम 2011-12 में सैमसंग फोन का प्राइस 10,000 था। ठीक है, नॉमिनल। और देखिए रियल जीडीपी में अभी बता रहे हैं कैसे, तो क्या है, मान लो 10,000। अब उस सैमसंग फोन, जो सैमसंग फोन है उसका प्राइस 2011-12 में 10,000 था, लेकिन अभी 10,000 रुपये नहीं होगा, अभी उसका प्राइस बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका रियल प्राइस निकालेंगे अभी के डेट में, नहीं तो ऐसे प्राइस बहुत हाइक कर जाएगा,
बहुत प्राइस हाइक कर जाएगा, क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या नहीं आपको? आवाज़ नहीं आ रहा तो मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ ज़्यादा तो नहीं घुस गए हम? सुनने में लग कुछ हम ज़्यादा तो नहीं अंदर घुस गए? नहीं तो बस जीडीपी बता के निकल देते, नॉमिनल जीडीपी बताने कोई बहुत उद्देश्य नहीं था। हैं? सर अच्छी खासी समझते होते हैं, फिर आप बीच में क्या लेते अच्छा ठीक है, चल। तो रियल जीडीपी देखो कैसे, रियल जीडीपी निकालने के लिए जैसे मान लो आज सैमसंग का फोन 16,000 का, अब इस सैमसंग फोन को पहले ले जाएंगे 2010 के स्तर, देखेंगे वहाँ कितना था, उसके हिसाब से उसका प्राइस वर्तमान में लगाएंगे। नहीं तो ऐसे अपने मनमानी सबको ही अपना रेट लगाने लगे। 2010 में अगर मान लो उसका 10,000 रुपये था, तो उसी पे जीएसटी और सारी चीज़ें उसके प्रोडक्शन का कास्ट जोड़ के उस प्राइस को जो है उसका कास्ट रखेंगे। मान लो 16,000 रुपये होगा, क्या हो गया? 16,000। बात समझ रहे हो? बात समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? सैमसंग फोन 2011 बारे में मान लो 10,000 रुपये था, लेकिन वो 10,000 रुपये ही थोड़ी बना रहेगा। समय के हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा, उसका लेबर पे खर्चा होगा। लेबर पे खर्चा स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करेगा, लोगों को सैलरी देगा, उसके पैसे बढ़े। फिर लैंड जो मान लो कहीं किराए पे लिया, उसका रेंट बढ़ेगा। उन सब सारी चीज़ों को जोड़ के फिर जाएगा 2010 में देखेगा 10,000 था, उसी से बढ़ा के जीएसटी लगा, तब वो प्राइस का रखता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये तो रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी वो होता है कि जैसे आकस्मिक, मान लो आकस्मिक घटना हो। अब इसका एक और सीधा एग्जाम्पल बता, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये आपके घर से आया और आपका शायद पहले से प्लान बना हुआ 5,000 रुपये में मुझे कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, और दुर्भाग्य से कहीं चोट लग गया और तब सारा चीज़ अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में पहले से पता रहता है कि ये 100 का जो है उस टाइम 100 प्रोडक्ट थे टोटल, लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट बन गया तब फिर क्या करें, उसके लिए कैसे प्राइस, उसके लिए समस्या है। तो उसको भी क्या करेंगे, जो आधार वर्ष है, फिर से बात समझिए, रियल और नॉमिनल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे 100 प्रोडक्ट इसमें था, ठीक, 100 प्रोडक्ट था, और उसके बाद आपने कोई 2011 के बाद कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। अब उस नए प्रोडक्ट का बनाने के बाद आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी तो समस्या है। ऐसा तो है नहीं कि मनमाना कर देंगे, फिर उसको ले जाएंगे कहाँ पे, नया, उसी पे ले जाएंगे रियल जीडीपी, और देखेंगे वहाँ पे आके कि इसका कास्ट कितना आ रहा था। अगर उस टाइम बनाए होते तो जो उस टाइम आता उसी पे थोड़ा सा और जोड़ के एक्स्ट्रा लगा के वो नॉमिनल जीडीपी होता है। बस इतना सा अंतर, थोड़ा सा अंतर ये है कि नॉमिनल जीडीपी में कोई नया प्रोडक्ट होता है और रियल जीडीपी में पहले से डिसाइड होता है कि कितने प्रोडक्ट उसमें। बात समझ रहे हो कि कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, एक समस्या और है, जैसे अगर मान लो जीडीपी में कोई सन फार्मा कंपनी, ठीक, सन फार्मा कंपनी, सन फार्मा क्या बनाती है, डेफिनेशन अभी सही से लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, अभी समझ लो जो चीज़ें। मान लो सन फार्मा या फिर कोई सिप्ला कंपनी, ठीक है, सिप्ला कंपनी क्या बनाती है, दवा बनाती है, और वो सिप्ला कंपनी है भारतीय, है सिप्ला कंपनी क्या है भारतीय, लेकिन वो गई कहाँ है, अमेरिका, और क्या कर रहा है, वहाँ पे अपनी दवा बना रहा है। अब क्या होगा, अब उसके जीडीपी को कैसे कंसीडर करें, अब वो किसमें कंसीडर है, जीएनपी। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जीएनपी में विदेशियों का ऐड नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, इतना बहुत अंतर, बहुत क्लिष्ट अंतर है। अगर नहीं समझ पाए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। जीडीपी में आपके सीमा के अंदर, चाहे वह विदेशी हो चाहे वह भारतीय हो, कोई फर्म लगाया है, कोई उत्पादन कर रहा है और आपके देश को उससे इनकम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इनकम होगा ही, क्योंकि आपके यहाँ लैंड हो गया, आपके यहाँ जो है बिल्डिंग बनाया, सारा चीज़ तो कंसीडर होगा ही। तो क्या होगा, वो जीडीपी में कंसीडर होगा। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में कोई फर्म लगाया है
और वो रेवेन्यू, वो पैसा अपने भारत में भेज रहा है, तो क्या होगा, वो जीएनपी में कंसीडर होगा। किसमें होगा, जीएनपी। यहाँ ट्विस्ट ये बात है कि यहाँ के विदेशियों का पैसा ऐड नहीं किया जाता। जो विदेशी प्रोडक्ट लगाते हैं, जो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, वह पैसा या उस चीज़ को किसमें, जीएनपी में कंसीडर नहीं किया जाता। बात समझ रहे हैं? अब बताओ जरा जीएनपी क्या है, डेफिनेशन अभी लिखवा दें, पहले बात समझिए। जीएनपी क्या है और थोड़ा डिटेल बताएं। आप वो चेहरा इससे उतर जाता है, लगता है कितना कठिन चीज। एसएससी वाले बच्चे मैं बता रहा हूँ, हाँ आधार वर्ष सही है, आप वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला। देखो आधार वर्ष 2000, कोई भी आधार वर्ष बनाने के पहले उसके थीम्स को देखते हैं या उसके क्राइटेरिया को देखते हैं कि आधार वर्ष कैसे बनाएं। उसके पीछे कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे लॉजिक होते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि उस आधार वर्ष में, या आधार वर्ष कह के एक 10 साल का पूरा डाटा, 10 साल का पूरा साल रहेगा, मान 2010 से 20 के बीच में, 2010 से 20 के बीच में, 2010 से 20 के बीच में देखेंगे कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम भूकंप आया, जीडीपी को सबसे कम नुकसान हुआ, बेरोजगारी स्तर सबसे कम था, भूस्खलन सबसे कम था। मतलब ये कह सकते हैं कि जीडीपी सबसे ज़्यादा लॉस किस वर्ष में हुआ था और जीडीपी ग्रोथ किस साल में सबसे ज़्यादा था। बात समझे? क्या होगा, भूस्खलन, आपदा या बेरोजगारी, या फिर कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो इस 10 सालों को अध्ययन करेंगे कि 10 साल में सबसे कम कब रहा, उसी को क्या करेंगे, उसी को आधार वर्ष घोषित करेंगे। जैसे रिसेंट में आधार वर्ष घोषित करने का कब माना, कोविड आ गया था। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो भारत कोविड के बाद कौन सी शेप में रिकवरी किया था इकोनॉमी, यू शेप या वी शेप? पहली बात तो पता है कि नहीं, यू शेप वी शेप भी तो पता होना चाहिए, है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो बी से क्या होता है, बताइए सर, बी से क्या होता है, क्या होता है? देखो आपकी जीडीपी एक बार ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और एकाएक जो है डाउन हो गया, ठीक है, डाउन होने के बाद फिर तेजी के साथ बढ़ा। जैसे कोविड के पहले भारत का जीडीपी, क्या कह सकते हैं, भारत का ग्रोथ रेट ठीक ठाक चल रहा था कोविड के पहले, लेकिन कोविड आया, हम उससे गिर गया, क्या हो गया, जीडीपी आपका नेगेटिव में चला गया, पता है कि नहीं? लेकिन उसके बाद कोविड के बाद क्या हुआ, जीडीपी क्या किया, फिर से क्या हुआ, ग्रोथ करना शुरू कर दिया, ग्रोथ करना शुरू कर दिया। आपको कौन सा सेक्टर, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ, बात समझे कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? आप दोनों लोग बताइए। हाँ आधार जैसे देखो 2005 जैसे क्या होगा, और आधार वर्ष जरूरी नहीं कि 2011-12 में है तो तुरंत आधार वर्ष किसी को बनाने के लिए 2-3 साल बाद जो है, अब लगता है कि नहीं कोई आधार वर्ष नया करना चाहिए, और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आधार वर्ष में हमने जितने प्रोडक्ट को लिया था, भाई प्रोडक्ट तो बढ़ेंगे ही, कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके लिए अब समस्या हो रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया, बार बार आप उस आधार वर्ष पे जाके और किसी प्राइस को कंसीडर करना, वहाँ से इवैल्यूएशन करना आसान चीज़ है। जैसे आपको कोई कहते हैं बार बार, भैया बताओ तुम 10 साल पहले कैसे हो, अब क्या होगा, समस्या तो होगा ही ना। मान लीजिए आपने 10 साल पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप एकेडमी में बहुत तुर्रम खान थे, यहाँ आके मिल लबटे सन्नाटा हो, यहाँ टेस्ट में यहाँ हो रहा है 2 नंबर 6 नंबर पा रहे हो तो एकेडमी में क्या था 90% ला रहे थे। तो समस्या ये है, फिर क्या होता है, लगता है सरकार को अब आधार वर्ष बदलना चाहिए, और वो 10 साल का ड्यूरेशन देखता है, ठीक है, कि इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा जीडीपी लॉस किसमें हुआ, सबसे ज़्यादा आपदा किसमें कम आया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस वर्ष कम थी, या कोई भी घटनाएं सबसे कम किस वर्ष में थी, उसी को आधार वर्ष माना जाता है, जीडीपी कंसीडर करते। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? फिर आता है
जीएमपी के बारे में, जीएमपी के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, जीएमपी क्या होता है, कोई भी चीज़ आपके भारत में बने या भारत के बाहर, लेकिन कंडीशन ये है कि वह भारतीय हो। क्या हो? भारतीय हो। ये नहीं कि एलन मस्क जाके अब स्पेस एक्स का जो है पैसा अमेरिका में कंपनी लगाए तो आपके जीएमपी में होगा, नहीं। हाँ, ये है कि अगर टाटा कंपनी ने अपना कोई फर्म जाके यूरोप में लगा दिया और उससे रेवेन्यू भारत में आ रहा तो किसमें कंसीडर होगा? जीएमपी। और जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा, कौन बता सकता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। जीडीपी जीएनपी में अंतर समझ में आया कि नहीं? जीडीपी में बस इतना अंतर है, क्या होता है कि आपके सीमा के अंदर चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, अगर वो कोई चीज उत्पादित कर रहा है या कोई सेवा दे रहा है, अब कोई मान लो डॉक्टर आ जाए और यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे अमेरिका या विदेशों से डॉक्टर भारत में आके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अपने भारत के लोग भी जा रहे हैं, जैसे सुंदर पीछे गूगल में क्या बनते हैं, सीईओ बन के, अब उनका पैसा तो कहीं ना कहीं अपने नानी नाना पर दादा किसी न किसी को तो देते ही होंगे, तो उनका पैसा, जैसे एक और एग्जाम्पल बताएं, रविंद्र सचिन ऐसे करके एक नाम है, हाँ, वो क्या है, किस प्लेयर, किस देश का है, न्यूजीलैंड का प्लेयर, ठीक है। और उसके बाबा नाना नानी कहाँ रहते हैं, हैदराबाद की बेंगलुरु। अब वो कुछ ना कुछ तो यहाँ भेजता होगा कि नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका कंसीडर होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आते हैं एनएनपी पे। एनएनपी क्या होता है? इतना आसान चीज़ों समझाने के बाद भी अगर आप लोग मुझे क्या समझे तो क्या कह सकते हैं? अब इतना आसान तरीके से आप जाकर उठा के, मैं कह रहा हूँ गारंटी है, आप जाकर उठा के रमेश सिंह और उसके बाद जो है जितनी मार्केट में बुक है और पढ़ डालो, अगर समझ में आ जाए तो कहना। मुझे अपने आप पे नहीं कॉन्फिडेंस है, बस मेहनत करता हूँ। अब आता है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, अब इसमें क्या होता है समझिए, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, घर्षण या फ्रिक्शन। जैसे अब समझिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए, दिखाने का भी सब दिखाएंगे, बहुत बाकायदा सबका थ्योरी है, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि पहले समझना जरूरी है, नहीं तो इसके पहले इतना आसान तरीके से जीडीपी अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए, इतना आसान तरीके से जीडीपी या जीएनपी या और चीज़ें समझ में आया बताइए। तो एनएनपी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, नेट निकालते हैं। नेट मतलब इसमें जो फ्रिक्शन या घर्षण, जो घिसाव होता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी लगाया, ठीक, कंपनी लगाया तो उस कंपनी को लगाने के पीछे उसको मशीन लगाना पड़ा होगा, ठीक है। मशीन, मान लो कोई कंपनी है और वो प्यूमा का सूट बना रहा है, प्यूमा में, चलो एडिडास का है, हाँ, प्यूमा अच्छा लगता है, दो शूज में लिया, कंफर्ट होता है ज़्यादा पहनना। तो क्या है कि अगर मान लो एडिडास कंपनी है, ठीक, और एडिडास कंपनी कोई फर्म लगाया, क्या लगाया, कोई फर्म लगाया, और उस फर्म को लगाने के लिए उसे मशीन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, और मशीन लगाना पड़ेगा, प्लस जो प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ कटा पिटा भी निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा कि नहीं, उस वेस्टेज को इसमें से हटा देंगे। बात समझे, उस वेस्टेज के प्राइस को, जैसे फिर से समझिए और आसान समझिए, अगर आपने कोई बाइक लिया, सिंपल सी बात है, आपने बाइक लिया, बाइक कितने लोगों के पास है, हाथ उठाएं, बाइक कितने लोगों के पास है, आप लोगों के पास है, ठीक, बहुत सारे लोगों, जैसे आपके पास स्कूटी है और सारे लोगों के पास बाइक होगा, आप बाइक लेके आए शोरूम से, ठीक है, अगर आप चाहो कि वो बाइक आपका तत्काल 1 लाख में लाए हो और 1 लाख रुपए में बिक जाए तो बिकेगा? शोरूम से निकलते मान उसका 10,000 रुपया कम है। शोरूम से जो आप बाहर लेके आए और ऐसे ही खरीद लाए और बोल दिए कि सर वो खरीद लीजिए, हम कहे भाई आपने 1 लाख कर लिया, तो आप कहें सर आप जो है
खरीद लीजिए। हम कहे भाई हम 1 लाख तो नहीं देंगे, 90 देंगे, आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है। वो जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसी को इसमें घटाया जाता है। NNP नेट प्राइस निकालना, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ बनाया और उस बनाने में या उस मशीन को लगाने में जितना भी कास्ट जो खर्चा हुआ वेस्टेज के ऊपर, उस वेस्टेज को जो है घटा दिया जाता है, तो NNP आता है। बात समझ में आती है? क्या हुआ आप क्या होगा, इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ ज़्यादा कंफ्यूज, इतना आसान बताए उसके बाद भी अगर मैं समझ में चाहिए, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे ना और किताब, तब आपको समझ में आएगा कि कितना चीज़ें। चलिए देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम विश्व के अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विश्व के अलग अलग देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि उत्पादन विधि, प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत सबसे प्रचलित विधि उत्पादन विधि। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या होगा, GNP इत्यादि जैसी अवधारणाओं के प्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पूर्व वाले से नहीं आ रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में हो तो बताइए आए प्रयोग के माध्यम से, जैसी अवधारणाओं के प्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। अब इसमें लिखेगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की सीमा के भीतर, एक देश की सीमा के भीतर एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित अंतिम उपभोग के वस्तुओं, अंतिम उपभोग के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस कुल योग को
का जीडीपी कहते हैं, उस देश की जीडीपी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा थोड़ा सा, भारत जो है जीडीपी के स्तर पे विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? पांचवी, सातवीं, पांचवी? कितने लोग पांचवी बोल रहे हैं? आप कौन कौन पांचवी कह रहा है? हाथ उठाओ। और सातवीं कितने लोग कह रहे हैं? सातवीं आप लोग? पांचवी सही है। और पीपी के मॉडल पे ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। इस तरह भारत की जीडीपी पता है कितना है? कितनी की जीडीपी? 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर पीपी के मॉडल से तो कितना आएगा? 10 मिलियन। कितना? 10 मिलियन। और इसका कारण भारत के लोग जो क्या करते हैं, खरीदते ज़्यादा है। क्या करते हैं? भारत तीसरे, हाँ तीसरे। लेकिन अगर जीडीपी में देखेंगे तो जीडीपी में 5वें पर, ठीक है। अगर ऑर्डर बताया जाए तो कौन कौन सा ऑर्डर आएगा? पहले पे कौन है? पहले पे तो सारे लोगों को पता है। दूसरे पे? तीसरे पे? हाँ जर्मनी। चौथे पे? जापान। पांचवें पे? भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक। भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ यहाँ पे जो है आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं तो अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, कुणाल कामरा, नाम पता है? स्टैंड अप कॉमेडियन है। और उसने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्ति विशेष पद की प्रतिष्ठा को जो है अपने कुछ कविताओं के माध्यम से ठेस पहुँचाया। अभी रिसेंट में बहुत ट्रेंड में था। आप कहाँ रहते हो भाई? नेटवर्क यूज करते हो? नहीं, रील ही स्क्रॉल करते हो। रील कितने लोग स्क्रॉल करते हैं? चल, जीडीपी का यहाँ देश, देखो आगे, यहाँ देश की सीमा में, यहाँ देश की सीमा में लिखिएगा अनन्य, ब्रैकेट में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। लिख लोगे तो स्पेलिंग बोल, एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, वही अनन्य क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील मैंने बताया, समुद्री सीमा, वही ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। यह, अच्छा एक बात बताओ, सही मैं आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लिखना नहीं चाहते क्या आप लोग? लिखने से नहीं, आप सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, सारे लोगों से 2 मिनट के नहीं। अगर मुझे लगता है कि क्या ऐसा है कि मेरे लिखने की वजह से लोग जो है मुझसे रुष्ट रहते हैं क्या? बस लिखने की वजह से मुझे लेकिन लिखने के पीछे आपका यही है कि आपका राइटिंग इनहेंस हो। वो मेरे हाथ, देखिए मेरे हाथ में सिर्फ यहाँ खड़ा होकर बोलना है बस, बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं। अगर होता तो मैं प्रयास जरूर करता, होता तो मैं प्रयास करता, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्लास अपना चेंज करूँ। क्योंकि यहाँ हर चीज़ के लिए एक बात और जो लोगों को लगता है ना कि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, लोगों को लगता है कि ऐसे प्राइवेट कोचिंग में कोई जाके कोई यहाँ बात, ऐसी बात नहीं। सबका वहाँ समाज कल्याण से अपॉइंटमेंट हुआ, जो जिस सब्जेक्ट के लिए हुआ है वो वही आके यहाँ पढ़ा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि प्राइवेट कोचिंग है और जिसका मन करे कि खाला वो क्या लोग खाला का घर है, जिसको बुलाए उसको बुलवा है। नहीं आपको नहीं कह रहे, मतलब बता रहे हैं आपको, मैं नहीं कहा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक। आगे लिखिएगा, सम्मिलित किया जाए। यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र
अगर आप लोग, इसीलिए मैं पूछता हूँ भाई, देखो हमसे अगर कोई समस्या हो खुल के बताओ कि सर ये चीज़ समस्या है, लेकिन आप अपने देखिए आप लोगों से मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई मुझसे शिकायत नहीं है। ये चीज़ तो मुझे पता है, पिछले लगभग 5-6 महीनों मैंने कंसीडर कर ली कि कितने लोग कैसे क्या हैं, कितने लोग कैसे क्या पढ़ने हैं। 5-6 महीने में मैंने पिछले बार टोटल कितना 80 क्लास लिया, तो 80 दिन आप लोगों के साथ, 80 दिन कम नहीं होता है, 80 मिनट काफ़ी होता है किसी को जज करने में। मैं देख के बता दूँ कि कौन व्यक्ति इस क्लास में है और किसका मन नहीं लग रहा है, मजबूरी में लग रहा है। इतना तो मुझे माइंड रीड करना, फेस रीड कर लेता हूँ। वो होता है ना कि बाल ऐसे नहीं सफ़ेद धूप में आपके तो बाल भी सफेद नहीं, बाल ऐसे धूप में हमने नहीं सफ़ेद किया है। जहाँ मैं सोचता हूँ वहाँ सोच के पहले मैं भी किसी समय ऐसे ही बेंच पे बैठा करता था, वहाँ बेंच में बैठ के ही यहाँ तक का सफ़र तय हुआ। सर प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम लोग को भूख लग रही है, बस ये दिक्कत है। समझ रहा हूँ। अच्छा 9:30 से क्लास शुरू होता है क्या? सर लेकिन लेट आते हैं सब 9:30 10 से कभी। इतना अपना जान निकाल के आप लोग चिल्ला के समझाते हैं, मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है कि यार क्या हमारे, ऐसा तो नहीं हमको तालिबानी समझते हैं लोग कि बाहर से आके ये हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, बाहर से आके ये हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है। मेरे कितना हम्बल नेचर का बिहेवियर किसी का होगा नहीं। मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं पढ़ाते समय किसी बात करते देखता हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, आप बोलिए। सर आपका नेतृत्व तो भी अच्छा, अभी वो शुरू वाले सर है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास में आपको पूरी आ जाती है, घर के जितना आपको घर पे आ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तब बात मत करूँ। यह देखो कहाँ तक हो गया था, यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी देश की राजनीतिक सीमा से, किसी देश की राजनीतिक सीमा से लगे समुद्री क्षेत्र को संबोधित करता है। सानिया जी हमको वो नहीं खिलाई, समय बताइए। संबोधित करता है जहाँ जहाँ उपलब्ध नहीं, अब अगले ईद पे खिलाइए, अगली ईद पे बताइएगा, मैं आ जाऊँगा। नहीं वो नहीं, ईद वाला कुछ और बात होता है, ईद वाले में कुछ और बात होती है, नेक्स्ट ईद पे खाइए। यहाँ लिखेगा किसी देश की राजनीतिक सीमा से लगे समुद्री क्षेत्र को संबोधित करता है जहां उपलब्ध संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार, जहां उपलब्ध संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार उस देश के पास होता है, उस देश के पास होता है। यह क्षेत्र 200 नॉटिकल, यह क्षेत्र 200 नॉटिकल 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जाता है। पैराग्राफ चेंज कर, 200 नॉटिकल मील मतलब जैसे जो समुद्री सीमा नहीं होता है, भारत से बहुत लगे बहुत सारे समुद्र सीमा है ना, तो उस समुद्री सीमा में भी आप 200 नॉटिकल मील के अंदर जितने आप चीज़ें पा रहे हो, कुछ भी पा रहे हो, जैसे कि मछली पकड़ रहे हो या कोई आपको गोल्ड मिल गया या कुछ भी समुद्री संसाधनों से जो भी चीज़ें मिल रही है वह भी आपके जीडीपी में कंसीडर हो। ठीक है, अगले पैराग्राफ से देश की जीडीपी में यह महत्व नहीं रखता कि देश की जीडीपी में यह महत्व नहीं रखता कि उत्पादन कौन कर रहा है, महत्व नहीं रखता कि उत्पादन कौन कर रहा है, महत्व यह रखता है उत्पादन कौन कर रहा है, कौमा महत्व यह रखता है कि
महत्व यह रखता है कि उत्पादन हो कहाँ रहा, उत्पादन हो कहाँ रहा, अतः उत्पादन हो कहाँ रहा, अतः भारत के सीमा के भीतर, भारत के सीमा के भीतर यदि उत्पादन भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के भीतर या अंदर यदि एक विदेशी कंपनी भी करे, एक विदेशी, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया एडिडास, एक विदेशी कंपनी भी करे तो इसे भारत की जीडीपी में, तो इसे भारत की जीडीपी में जोड़ा जाए, भारत की जीडीपी में जोड़ा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, जीडीपी के आधार पर, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से नंबर पे? हाँ, भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। जबकि वही लिख लीजिए, तुआलू, ये क्या है बताओ? ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी, ये आपका परम दायित्व बनता है कि बताइए ये क्या है? आपने भी पढ़ा था? आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े? अच्छा, मैम की क्लास में भी नहीं बैठते थे क्या बहुत सारे लोग? कोई नहीं बैठता, बाकी लोग नहीं बैठते। देखो एक बात मैं बता दूं, ये जितने दिन चलेगा इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना और आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप आरओ का एग्जाम देंगे या अगर इस बार यूपीएससी देते हैं तो भी फायदा मिलेगा अगर आप। और एक बात और मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, ये बैच आपका बहुत अब नहीं चलने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो जब तक चल रहा है इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि दोबारा से क्या होगा, कैसा सीन होगा, किसी को नहीं पता है। तो मेरा आप लोगों से इसीलिए आप क्लास में बैठे, इसलिए मैं बता दिया कि क्लास छोड़िए मत, ठीक है? तो जब क्या बोले, जबकि क्या बोले थे? जबकि तुआलू विश्व की सबसे छोटे आकार वाली, जबकि तुआलू विश्व सबसे छोटे आकार वाली अर्थव्यवस्था है। आप लोग पीछे हैं, कौन सा है? सही है, अब यह रहना है, अर्थव्यवस्था है। तुआलू दिया है उसने? नहीं दिया होगा, तुआलू नहीं दिया होगा। ये नोट्स बड़ा रिसर्च पे बनता है। तुआलू भाई देश है, ठीक है? तुआलू देश है, इसीलिए तो मैं कहा कि इकोनॉमिक्स पढ़े हो, क्या नाम, ज्योग्राफी पढ़े हो नहीं? अब ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो तो कैसे जान पाओगे? और तुआलू बताएं क्या है? तुआलू कहाँ है? ये जो है कह सकते हैं समुद्र में, ये लैंड एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। तो क्या है कि यह देश की विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था। अब ये समझो, यहाँ से एक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर बन गया कि विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो तुआलू। और भारत जीडीपी के आधार पे कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर। ऑर्डर लिख लीजिए कहीं नोट में, पहले पे लिख लो ऑर्डर।
ऑर्डर लगाने का पहले पे लिख लो, कौन कौन बताएगा पहले कौन, आप बताएं, आप लोग कहाँ गए बताइए, पहले बताया पहले कौन, अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे जापान और पांचवें पे अपना प्यारा भारत, है अपना प्यारा भारत। अब अगले लाइन से लिखिएगा, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग या पीपी लिखिएगा, पीपीपी, पीपी के ट्रिपल पी लिखेगा, के अकॉर्डिंग या के आधार पर भारत विश्व की कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, देखो अब एक चीज और बता दें, देखो जीडीपी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जीडीपी में कंसीडर नहीं होती। क्या नहीं कंसीडर होती, ये भी बड़ी बात होती है, बड़ा क्वेश्चन है। और क्या नहीं होता सर, ये पीपी वाला एक बार कैसे बोल रहे हैं, पीपी वाला क्या बोलते हैं, अपने मन से बोले, किसी बगल से देख लीजिए, नहीं लिखा है उसमें। हमें लाइन को दोबारा से याद नहीं हो, बताइए आप कैसे बताएं? जीडीपी में क्या कंसीडर नहीं, बताइए। देखो छात्रवृत्ति जो वो भी इसमें इंक्लूड है, मतलब ये कह सकते हैं वेलफेयर से जो संबंधित है, छात्रवृत्ति हुआ और क्या हो गया, पेंशन हुआ, ठीक है, सब्सिडी, ये सब सारी चीजें क्या होता है उसमें जीडीपी में कंसीडर नहीं है। जैसे और जैसे क्या है कि नहीं कि मकान किराया जोड़ा जाता है, मकान किराया जोड़ा जाता है, ये गलत बात है। जैसे होता है लॉटरी, लॉटरी से जो पैसा आता है, लॉटरी जानते हो नहीं, कभी लगाया किसी ने, लॉटरी बहुत रुपये लगाया, लॉटरी से जब ये एक्चुअली क्या है ना कि ये सब कंफर्म नहीं रहता कि ये हर साल मिलेगा। जैसे मान लो किसी का लॉटरी लग गया, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार किसी की लॉटरी लग जाएगा, हैं? कोई ड्रीम 11 पे मान लो 1 घंटा पैसा लगा और किसी दिन ताप तो कट गया भाई का, हो गए करोड़पति हो गया, तो फिर हमको 1-2 लाख रुपये दे देंगे, हैं? 1-2 लाख रुपये दे दिए, अब 1 करोड़ रुपये इनके पास आ गया तो इनका दिमाग पहले तो भन्ना आ जाएगा कि हम 1 करोड़ रुपये करें क्या, हैं? समस्या ये है। तो ये सब सारी चीज़ें, और एक चीज़ समझ लीजिए, हंसते हंसते चीज़ों में समझ लीजिए ये चीज़ काम आएगा। और जैसे होटल की सब्जी, किसी रेस्टोरेंट या होटल में जो सब्जी आता है उसके भी चीज़ों को उसको भी कंसीडर नहीं करते, लेकिन जो मकान मालिक का किराया लेता है वो जोड़ा जाता है, ठीक है, मकान मालिक जो किराया लेता है और बाकी अन्य चीज़ें बहुत सारी जो उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, चलो एक ये तो ठीक है, हो ही गया, ये नहीं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीडीपी को कंसीडर करने का काम कौन करता है? जीडीपी जो है यह कौन बताता है, जीडीपी को कंसीडर करने का काम कौन करता है, या जीडीपी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनएसओ नाम सुने? हाँ, वही करता है। देखो भारत में जीडीपी की गणना, भारत में जीडीपी की गणना, भारत में जीडीपी की गणना एनएसओ
NSO लिख लो, नेशनल ब्रैकेट में स्टैटिकल, कितने लोग स्पेलिंग लिखते हो, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, करती है पूरे वित्तीय वर्ष के। अच्छा एक बात और समझिए, ये जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है ये पूरे वित्तीय वर्ष कितने भाग में विभाजित है, कितने कितने महीने रिपोर्ट जारी करती है पता है? प्रत्येक 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने। और कितनी बार जारी करती है, कितनी बार जारी करती है? 4। ये तो महत्व वाली बात है कि 3 महीने जारी करती है तो एक साल में है, तो कितना 4 बार। ठीक है, देखो भारत में जीडीपी की गणना NSO करती है पूरे वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों में वर्गीकृत किया गया है, 4 तिमाहियों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। हर तिमाही के जीडीपी की गणना, हर तिमाही के जीडीपी की गणना अलग अलग की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में देता है कि भारत जो है इस क्वार्टर में काफी जीडीपी ग्रोथ किया, उस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नहीं किया। ठीक, सुनते होंगे, पेपर पढ़ते हैं नहीं। अच्छा ये बताओ, उस दिन कल उन्होंने बताया था कितने लोगों ने न्यूज़पेपर लिया टाइम पास के लिए? कोई नहीं। काम का चीज कहाँ है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लेगा, मतलब पीलीभीत में ऐसे भी लोग हैं इंग्लिश पढ़ने वाले ही हैं। अमर उजाला से मिलता है, दैनिक कोई भी ले लो, द हिंदू को छोड़ के, द हिंदू थोड़ा टफ है, उस पर आप जाना 1-2 महीने बाद, लेकिन पहले तो आसान पढ़ना शुरू करो ना। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अगर बहुत रहे ना तो जो है इंग्लिश नॉवल पढ़ा करो। नॉवल आप लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ना चाहिए। अभी मैंने इतने दिनों मैंने एक किताब ख़त्म कर दिया, दर्शन का, प्रोफेसर हरेंद्र सिन्हा का मैंने पढ़ा और बहुत ज़बरदस्त किताब है, भारतीय दर्शन। कभी मौका मिले तो पढ़ना। एक कभी मौका मिला जब क्लास कंप्लीट होगा, पिछली बार भी बात था, इस बार मैं बताऊंगा अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, दर्शन क्या है, 4 बात का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कॉन्सेप्ट क्या है, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, इस पर पूरा मेरे पास एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए लगातार मैं बोल सकता हूँ। चलो आगे लिखो। 4 तिमाहियों में वर्गीकृत किया गया। हर तिमाही के जीडीपी की गणना अलग अलग की जाती है। ये शायद लिखा है क्या? अलग अलग की जाती है एवं इन्हें जोड़कर पूरे वित्तीय वर्ष के एवं इन्हें जोड़कर पूरे वित्तीय वर्ष के जीडीपी की गणना की जाती है। पूरे वित्तीय वर्ष की जीडीपी की गणना की जाती है। पूरे वित्तीय वर्ष के जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी की गणना में संगठित क्षेत्र के आंकड़े, जीडीपी की गणना में संगठित क्षेत्र के आंकड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। परंतु वही असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों का अनुमान लगाना, असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों का अनुमान लगाना बेहद ही कठिन है। जैसे इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। संगठित क्षेत्र में कौन आएगा और असंगठित क्षेत्र में कौन आएगा, कौन बता सकता है? हाँ बताइए। हाँ, किसी फर्म में जिसका जीएसटी आय होगा, जीएसटी
फाइल प्रॉब्लम। असंगठित क्षेत्र क्या है? जो छोटे लेवल पे है, जिसका जीएसटी फाइल नहीं है, जो टैक्स नहीं देता। अब वो हम एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे मान लो कोई चाट वाला पुल, अभी दुर्भाग्य है कि कानपुर में एक चाट वाले को 80 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, पता है। एक पान की गुमटी वाले को भी 50 या 60 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। ये बात सच है, लोग कमा रहे पान की गुमटी और चाय का मतलब जो है फेरा लगा। एक पानी पूरी वाला कम से कम पर डे का इस समय अयोध्या में मेरे पर डे का 2000 पर डे सोच लो। लेकिन उनके पैसे को कोई कंसिडर किया नहीं भाई, उनके डाटा को कहाँ से आप लोगे? समस्या तो ये है ना। पानी पूरी वाला क्या बेचिए, अपना जेब में पैसा रख लिया, बैंक में भी नहीं जमा कर रहा हो, कहीं जमा नहीं कर रहा हो, तो आप कैसे उसके डाटा को निकालोगे? तो समस्या ये है, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके डाटा को निकालना। इसीलिए कुछ बड़े अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाना ये एक लूप हॉल है। क्या है? लूप हॉल समस्या है, क्योंकि रियल जीडीपी का आप गणना नहीं कर सकते। जब आप किसी पूरे देश की जीडीपी का अनुमान ही नहीं लगा सकते, एक बहुत बड़ा तबका, आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा तबका असंगठित क्षेत्र ही भारत की जीडीपी में योगदान देता है। मतलब वो परचेजिंग पावर वही बढ़ाता है, वो सामान खरीदता है, लेकिन उसके पैसे को कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनके पैसे को वहाँ पे बता पाए कि कितना कमाना है। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा आपका जीडीपी, ठीक है। हाँ, मार्केट प्राइस। देखो दो चीज होता है, एक मार्केट प्राइस क्या है, जैसे मार्केट में मार्केट प्राइस का मतलब वर्तमान में उस जीडीपी का कंसीडर किया है। जैसे मैंने बताया ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी नहीं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से ही जीडीपी डिफरेटर निकाला जाता है। दोनों में अंतर क्या है? तो मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि जैसे किसी वर्तमान समय आपने किसी मान लो एक कोका कोला कंपनी, ठीक, या इस समय कौन सा चलता है, कोई ऐड आता है स्टिंग नया प्रोडक्ट है ना, स्टिंग नया प्रोडक्ट है, ठीक, और वह वित्तीय वर्ष में वो नहीं था, 2011-12 में था स्टिंग नहीं रहा होगा। अब क्या है, स्टिंग के प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाए? समस्या तो इस बात का। अब वो क्या करेंगे, उसी आधार वर्ष पे जाएंगे, तब उसके मार्केट प्राइस को निकाल देंगे। बात समझेंगे? कोई डाउट है बताइए। अरे कम से कम अभी कितना है सर? 17 हुआ। 17 मिनट अभी और नहीं देखिए 17 हुए हैं सर। हाँ, तो अभी कंप्लीट होना चाहिए, 15 मिनट और नहीं तो वहाँ वीडियो है ना, वो रिकॉर्ड होता है, ठीक। लगातार तो भाई ये बताइए, लगातार तो लिखवाते नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं चिल्लाता हूँ। आज मेरा बड़ा मुझे खाना नहीं खाया तब भी चिल्ला रहा है, आपसे ज़्यादा एनर्जी है, आपसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो चिल्ला रहे हैं तो कम से कम उस चिल्लाने का रिस्पेक्ट करो कि एक मास्टर चिल्ला रहा है तो हम भी कम से कम सुन ले, धैर्य रख के, है। घर में खाना तो बनाना नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ फ़ायदा बताएं, कोचिंग में रहने का 2-3 फायदा है। फायदा है कि नहीं? घर में पहली बात तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, है? सच बता रहा हूँ भाई, वो तो हमारा क्लास है, हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए किसी को हायर करो, है। चलिए देखिए, आधार चलो लिखो जरा, लिखो बाजारी मूल्य पर, लिखो बाजारी मूल्य पर जीडीपी, बाजारी मूल्य पर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जो बातें समझाएं सेम वही चीज है, बस इसको एक सीक्वेंस आर्डर में लिखना है। बाजारी मूल्य पर जीडीपी की गणना, बाजारी मूल्य पर जीडीपी की गणना
ये इतना आसान शब्दों में है ना, सच में किताब में आप नहीं समझ पाओगे। डॉक्टर बार किताब देख लो, अब ये किताब खोल रही बताइए, किताब में इतना आसान दिया है, ईमानदारी से बोलते हैं, जितना ईमानदार जितना आसान समझा आप जाके पढ़ना मजा आएगा समझ में, और मेरे नोट्स को भी उसमें मैच करते रहो, ठीक है। तो लिखो जरा, बाजारी मूल्य पर जीडीपी की गणना में वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट क्लास होता तो सच में, सेकंड क्लास होता तो भी वो मेरा जो है ना, अब हमको के.एल. राहुल समझ में आए, के.एल. राहुल को जानते हो, के.एल. राहुल क्या है, किसी नंबर पर आके बैटिंग करने का एक्सपर्ट है, तो वही हाल हमें भी है कि हमें किसी नंबर पर भेज देते जाओ बैटिंग करो, और हम भी चले आते हैं, हम भी मना नहीं करते, ठीक है। तो के.एल. राहुल बहुत बेहतरीन प्लेयर है, आप लोग मैच देखते नहीं, जिनको देखते हैं, हाँ बैट्समैन अच्छा है। चलो सेवा देखो, बाजारी मूल्य पर जीडीपी की गणना में वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्तमान मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसकी गणना में प्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, मुद्रास्फीति पढ़ाएंगे, इसके बाद वाला टॉपिक मुद्रास्फीति है। प्रत्यक्ष कर, सॉरी अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट टैक्स, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि सभी के प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है। अतः इसके बाद का टॉपिक आपका जो है यही है, मुद्रास्फीति किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि यदि उत्पादन न भी बढ़े, तब भी मूल्यों में कमी के कारण नॉमिनल जीडीपी प्रभावित होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विगत वर्ष की तुलना में, विगत मतलब पिछले वर्ष की तुलना में भारत के नॉमिनल जीडीपी में 9.6 कितना 9.6% बढ़ोतरी देखी गई। ठीक, तो एक और है आधार दर। चलो इसको रहने दो, अगला टॉपिक इसको, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और टॉपिक है, समझा देते हैं। अगला है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ,
ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना हुआ है। कौन बता सकता है हिंदू ये क्या है? कौन बता सकता है? ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यह किससे संबंधित है? बताइए। अच्छा ये बताओ, पहले इसके पहले नाम सुना होगा? नहीं सुना। कितने लोगों ने नहीं सुना? सारे लोग नहीं सुना। आप लोगों ने सुना? देखो, ये एक ग्रोथ, भारत का एक ग्रोथ है, ठीक है। देखो, आजादी से लेके सन 1990 तक भारत के लोगों की मानसिकता थी कि ज्यादा कमाने से क्या मतलब, ठीक है। जैसा होता नहीं, ज्यादा कमा के क्या करोगे भाई, ज्यादा कमा के क्या करोगे जब सब छोड़ के ही जाना है, ठीक है। आजादी से लेकर सन 90 तक लोगों के अंदर ये भावना थी। भारत में लोगों के अंदर क्या भावना थी? वीडियो हो गया? अभी है 4 मिनट है। ये टॉपिक समझ लीजिए। आज़ादी से लेके 1990 तक लोगों के अंदर ये भावना थी कि भाई हम पैसा क्या करेंगे, सारा पैसा यहीं छोड़ के जाना है, लेके तो जाना नहीं। इस वजह से देश का ग्रोथ जो था वो रुक गया और लोग कहते थे ये सारा का सारा डिपेंड था धर्म के ऊपर। लोग इतने स्पिरिचुअल थे, इतने स्पिरिचुअल थे कि लोगों के अंदर आता था कि भाई ज़्यादा पैसा क्या करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना कमाओ और उससे ज़्यादा क्या करना है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि देश की ग्रोथ रुक गई। और उस टाइम आज़ादी से लेके और उसके बाद जो है 90 तक ये ग्रोथ जो है 3.5 से 4% के आसपास रहा। सोच लो देश का ग्रोथ। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आपके अंदर एक, मैंने बताया था बहुत पहले का, एक एनिमल स्पिरिट होता है, ठीक है, काम करने की एक जानवर वाली ऊपर भावना होती है कि मुझे काम करना है। जैसे जानवर क्या होता है, उसको अगर खाना खोजना है तो खोजेगा, तो मारेगा, किसी को मारेगा। शेर मिल गया तो खा के जाएगा खत्म करके खाना। तो वही चीज़ है, लोगों के अंदर एनिमल स्पिरिट नहीं था, काम के प्रति बहुत रुझान नहीं था। वो सब सोचते थे भाई इतना मिल गया, पिताजी के घर में एक कमाने वाला है, एक कमा रहा है, 2 टाइम रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है एक सेट, और क्या जरूरत है कमाने की। अब क्या है, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति के पास 2-3 शूज़ हैं, ठीक है, मेरा सारा जो है कपड़े पा जाता है, और हर व्यक्ति के पास वैराइटीज़ टाइप के कपड़े हैं, वैराइटीज़ टाइप के वॉच हैं। तो क्या है, अब इन सब सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ना, और पैसा होगा, पैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सब बात समझे कि नहीं? और काम करना पड़ेगा तो फिर क्या आएगा, आप डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, सप्लाई होगा। बात समझे कि नहीं? अगर आपने डिमांड किया फिर क्या आएगा, जो उद्योगपति और जितने भी जो कंपनी वाले हैं वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, और वो फिर क्या करेंगे, आपके देश को जीडीपी में आ जाएगा। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में समझ में आएगा क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट है, बताओ भाई। इतना चिल्ला चिल्ला के इतनी चीज़ों से लिंक करके मैंने बताया। चलो लिखो, लिख लो। 4 लाइन है, 4 लाइन है इसमें। सर बोलिए, हम लोग लिखेंगे। अरे नहीं सारे, चलो ठीक है, वीडियो पोस्ट सर अभी 2 मिनट है। हाँ अरे कर दीजिए 9